सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज बहुत से स्टूडेंट्स के टेस्ट वापस किए हैं। एक बात अपने जेहन में रखनी है, टेस्ट के दिन का इंतज़ार नहीं करना। अगर आप ये सोच रहे हैं चैप्टर 4 के लिए 4 दिन है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5वें दिन यानी चौथे दिन आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट होगी, हर टेस्ट चैप्टर जिस दिन ख़त्म हुआ अंडरस्टूड अगले दिन टेस्ट है, उसके वास्ते लहदा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो असल चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने टेस्ट का इंतज़ार नहीं करना कि टेस्ट आएगा तो याद करना है, और रोज़ का रोज़ ही याद करना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको भी बता रहा हूँ, इस टेस्ट में काफ़ी बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन चूंकि ये इजीएस्ट चैप्टर है, इसको तैयार करना आसान था, परफॉर्म करना बेहतर था। एक दिन का था, बिल्कुल शुरू के दिन थे, तो मैंने 2 दिन इसको एलोकेट कर दिए। मगर इस सब में अगर चौथे चैप्टर के बारे से आप ये सोचेंगे कि आखिरी दिन इंशाल्लाह पूरा तैयार होकर टेस्ट देंगे, तो सर ये नहीं होगा। सर जी मेरी बात पिक की है आपने? आप टेस्ट 4 दिनों बाद होना है, मैं आपको आज बता रहा हूं, लेकिन तैयार रोज का रोज करना है। सर 40 दिन है, 3 दिन गुजर गए हैं, आज चौथा दिन है। हर दिन जो पढ़ा है उसको तैयार करने के लिए आपका आखिरी दिन है। मेरी बात समझ आ गई है? जो आज पढ़ाना है उसको तैयार आज ही करना है, अगली क्लास से पहले तैयार करके आना है। मेरी बुनियादी असम्पशन ये है कि आप वो पढ़ के आ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं जनरली जब भी पढ़ाता हूँ प्री रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट, तो मेरी असम्पशन ये होती है कि बच्चा नहीं पढ़ के आया होगा और मैं पुराना रिवाइज करवा रहा होता हूँ। लेकिन इस बैच में जब हमने पहले दिन आपसे कमिटमेंट ली है, और जो लोग मौजूद थे या वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि सब लोगों ने वादा किया कि सर हम कमिटेड हैं कि रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे, तो उसमें मेरी एक असम्पशन है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ कमिट कीजिए। मेरी असम्पशन है कि रोज़ का रोज़ ही पढ़ना है, और यस और नो, रोज़ का रोज़ पढ़ना है। इसको अगले दिन डिले नहीं। इस चीज़ को जहन में रखिए। ये ना हो कि आप चैप्टर 4 के बारे में भी ये सोच रहे हो कि चौथे दिन टेस्ट है फिर देखेंगे, नहीं, निकल जाएगा। अगर आपने 4 दिन इंतज़ार किया या चौथे दिन का इंतज़ार किया तैयार करने के लिए, आखिरी दिन तैयार ही नहीं होना। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ तैयार करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 मैंने कल आपको बातों बातों में चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1 वो तो ना होने के बराबर था। यूनिट 2 नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने का प्रोसीजर, ये सारा पढ़ाया था, याद है? yes, फिर उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन में इनकम की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर हेड्स ऑफ इनकम की बुनियादी बातें बताई, फिर टोटल इनकम बताया, फिर टैक्सेबल इनकम बताया, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस सारे बताए, बड़ी डिटेल से इसकी एग्जांपल भी कराई, याद है? yes, फिर उसके बाद हम आगे आ गए थे, और मैंने ये करवाने के बाद आपको टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की तरफ जाना बताया, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है। सो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट 1, 2, 3 और 6 ये मैंने आपको कल कराए थे। आज का जो प्लान है हमारा वो है आपकी डेफिनेशंस, जो कि यूनिट नंबर 4 है, और उस डेफिनेशन को करने के बाद हम इंशाल्लाह अगले यूनिट कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें सर? सर पर्सन क्या है? आम जबान में जब लफ्ज़ पर्सन बोला जाता है तो इससे मुराद होता है शख्स। टैक्स की ज़बान में जब लफ्ज़ पर्सन बोला जाता है तो इससे मुराद 7 लोग, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ज़रा 7 बंदे हैं, 7
मेरे साथ जरा एक बार दोहरा देते हैं। सर जी कौन कौन से साथ हैं? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल। सर जी इसको लफ्ज पर्सन जब भी आए तो उससे मुराद इस सात में से कोई बंदा भी हो सकता है। ठीक हो गया? सर जी आगे चलते हैं। एओपी से क्या मुराद है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में देखेंगे तो चार लोग आएंगे। सबसे पहला फर्म, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चौथा एनीबडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ लॉ बट डज नॉट इंक्लूड। सर फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू इस तरह से बिजनेस कर रहे होते हैं कि बाप दादा पोता सब मिल के कारोबार कर रहे होते हैं, तकसीम नहीं करते अपने कारोबार को, और वो एक 22-25 लोग 30 लोग मिल के बिजनेस कर रहे होते हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कि उसमें जाता है स्कोप में। फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो बंदा जिसकी कानूनी हैसियत तो है लेकिन वो बंदा नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्या मतलब? सर दो तरह के बंदे होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन जिसको अल्लाह ने बनाया है, वो नेचुरल पर्सन है, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जिसको इंसान बनाते हैं। जब कोई बंदा कंपनी रजिस्टर करता है तो कंपनी की अलहदा कानूनी हैसियत होती है, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता। तो एओपी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन यानी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कानूनी जिसकी जो अदालत में तस्लीम किया जाता है कि वो जुरिडिकल पर्सन है। इस पर और इसके हवाले से चौथी बात यह है कि जनाब यानी इस पे केस किया भी जा सकता है, ये खुद केस कर भी सकता है, उसकी अदालत में एक अलहदा हैसियत एओपी की मानी जाती है। तीसरे नंबर पे एनीबडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कोई भी बंदा किसी फॉरेन कानून के तहत हो, बना हो लेकिन कंपनी ना हो, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सर जी फर्म क्या है? फर्म से मुराद है पर्सन्स जिन्होंने एग्री किया कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे जब वो इकट्ठे काम कर रहे हो मिलके, या एक दूसरे के ब्याह पर काम कर रहे हो। सर जी मैंने आपको 3 बातें पढ़ाई हैं, पर्सन, एओपी, फर्म। जल्दी से जरा इसको रीड कर लें। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर एओपी में 4 बातें हैं। सबसे पहले फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एनीबडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। सर फर्म से क्या मुराद है? रिलेशन बिटवीन पर्सन जिसमें लोग मिलके agree to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। सर जी जब भी लफ्ज़ बोर्ड आएगा तो इससे मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR है। सर जी कंपनी, कंपनी के साथ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? मीन्स। इससे पहले जब लफ्ज़ इंक्लूड इस्तेमाल हुआ था, जब लफ्ज़ इंक्लूड इस्तेमाल हुआ था तो उसमें वो सारे तो शामिल थे लेकिन उसके अलावा और चीज़ भी शामिल हो सकती थी। सर इसमें टोटल 11 बातें हैं, 11 हैं, कोई 12वीं आ नहीं सकती। सर जी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक निमोनिक है इसका MCB, NBFC और LPTS। MCB, NBFC और LPTS में 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करता हूँ। M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनी अंडर कंपनी, B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट,
सर MCB, M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनीज एक्ट के तहत और B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। ठीक हो गया भैया। फिर जब अगला आया था NBFC, आप बार बार आगे पढ़ेंगे। NBFC असल में होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। NBFC से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मुराद होता है सर। तो भैया ये आप आगे बार बार पढ़े होंगे भी, तो शायद आपके लिए NBFC निमोनिक आप कहेंगे ये तो खुद याद करना पड़ा है, लेकिन आगे आप NBFC बार बार बोल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा देगा। N फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान। सर जी F फॉर फॉरेन एसोसिएशन जिसको कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है, और C फॉर कोऑपरेटिव। MCB NBFC 7 हो भी गए हैं। M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनीज एक्ट के तहत, B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स। फिर N फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ आउटसाइड पाकिस्तान, F फॉर फॉरेन एसोसिएशन जिसको कंपनी डिक्लेयर किया गया है, और C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर क्लियर हो गया। MCB भी हो गया, NBFC भी हो गया। अब बाकी 4 तो बड़े ही आसान है। L फॉर लोकल गवर्नमेंट, P फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T फॉर ट्रस्ट, बट ट्रस्ट भी याद कर लें तो काफ़ी है, और S फॉर स्मॉल कंपनी। तो भैया ये 11 के अलावा कोई 12वां कंपनी की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो सकता। एक बार जल्दी से इसको रिटेन कर लें सर। इस निमोनिकाइज कर निमोनिक से याद करेंगे, दस्ती याद भी होगा, ज़हन में भी बैठेगा सर। यार कोई बात बनती है, जरा आप मेरे साथ एक बार दोहराना, जरा फिर आगे चलते हैं। सर कंपनी मीन्स के साथ हमने 11 बातें जोड़ी। MCB, NBFC, LPT। M फॉर B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। MC फॉर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017। MCB हो गया। फिर उसके बाद आ गया NBFC। N फॉर B फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ आउटसाइड पाकिस्तान। F फॉर फॉरेन कंपनी, और C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। MCB, NBFC, फिर उसके बाद आ गया LPTS। L फॉर लोकल गवर्नमेंट, P फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T फॉर ट्रस्ट, और लास्ट क्या है जी, स्मॉल। लो सर, ये इस तरह से आपने याद करना है। तकरीबन मेरे मुताबिक कोई 70-75% याद हो गया। इसको सिर्फ एक बार घर जाके पॉलिश किया, ये भूलता नहीं है इंशाल्लाह, कहीं भी नहीं जाता। सर जी ये डेफिनेशन इनकम टैक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नो सर, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स
फेडरल गवर्नमेंट के पास है या फॉरेन गवर्नमेंट के पास है। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फेडरल या फॉरेन गवर्नमेंट के पास। सॉरी, मैंने प्रोविंस से पहले भी फॉरेन ही कह दिया है। असल में अगला पॉइंट पहले बोल रहा हूँ। ये हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। सर, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके 50% शेयर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास, तो ये ए लिमिटेड को क्या समझा जाएगा? इसको पब्लिक कंपनी समझाएगा। अगर इसके 50% शेयर कतर गवर्नमेंट के पास हो तो भी इस कंपनी को पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। सर जी, अगर इसके 50% शेयर किसी ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है तो भी इसे पब्लिक कंपनी समझा जाएगा। इस पॉइंट पे दिक्कत करने की जरूरत है। कोई ऐसी कंपनी, लेट्स से ए लिमिटेड, इसके 50% शेयर किसके पास हैं? फॉरेन कंपनी के पास है। पहली गल है, कंपनी क्या हो? फॉरेन हो, फॉरेन कंपनी के पास है जिसके 100% शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास। तो भैया ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हैं जिसके 100% शेयर्स फॉरेन, तो तीन बातें अहमियत। पहले तो 50% वाली बात, फिर फॉरेन कंपनी वाली बात, फिर 100% शेयर्स, फिर फॉरेन गवर्नमेंट। तो इस एक बात के अंदर ये चार बातें जहन में रखने वाली हैं। अगर वो आपको सवाल में कह दे कि ए लिमिटेड के 50% शेयर्स एफसी लिमिटेड के पास हैं जिसके 97% शेयर सऊदीया गवर्नमेंट के पास हैं, तो क्या ये कंपनी पब्लिक कंपनी होगी? नहीं होगी। शाबाश। लो सर, ये बात अगर आप समझ गए हो, आगे चलते हैं। ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है और साल के आखिरी दिन उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, तो ऐसी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। यानी हर लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी है, या हर वो लिस्टेड कंपनी जिसके साल के आखिरी दिन शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। सर जी, उसके बाद आ गया यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हैं। सर जी, थोड़ा सा इसको भी साथ ही बता दूं। सर जी, इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं पब्लिक को, और यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं पब्लिक को। जिस तरह कंपनी में शेयर्स होते हैं, इसी तरह यूनिट ट्रस्ट में यूनिट्स होते हैं। कंपनी का कौन मालिक है? जो शेयर होल्डर होता है, ऐसा ही है ना। यूनिट ट्रस्ट का कौन मालिक है? जो यूनिट होल्डर होता है। कौन कंपनी का कितना मालिक है? जिसके पास जितनी शेयर होल्डिंग है वो उतना मालिक है। इसी तरह यूनिट्स का कौन कितना मालिक है? जिसके पास जितनी यूनिट होल्डिंग है वो उतना मालिक है। सर, प्रॉफिट कंपनी में प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा? जितनी शेयर होल्डिंग है उतना प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? इसी तरह यूनिट ट्रस्ट में जितनी यूनिट होल्डिंग हो उतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी बंद हो जाए तो एसेट्स किस तरह तकसीम किए जाएंगे? वो कहता है जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग है उसको उतने एसेट्स तकसीम किए जाएंगे। ऐसा ही है ना? इसी तरह ही वो कहता है जिसके
जिसकी जितनी यूनिट होल्डिंग है उसको उतने एसेट्स तकसीम किए जाएंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सर मैंने लगे हाथों आपको यूनिट ट्रस्ट की बात भी बता दी है। ज़रा 5 बातें ये और यूनिट ट्रस्ट, टोटल 6 बातें हो गई हैं। मैं आपको ये सारी बातें अभी दोहराऊंगा, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे, जहन में बैठेगी, फिर एक्सरसाइज करेंगे। सुनना, बल्कि मेरे साथ चलो। हर वो कंपनी जिसके 50% शेयर किसके पास है? फेडरल या प्रोविंशियल कंपनी, वो कंपनी क्या है? हर वो कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर किसके पास है? हर वो कंपनी जिसके 50% या ज्यादा शेयर किसके पास है? जो कि होली ओन्ड बाय, होली ओन्ड, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, उसमें हिस्सा नहीं होता। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, पार्टनर का मतलब होता है हिस्सा, ओनर का मतलब होता है मालिक। तो भैया ये बात समझ आ गई। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में आखिरी दिन तक लिस्टेड है वो भी क्या होगी? यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स पब्लिक को अवेलेबल है वो क्या होगी? और यस और नो? सर जी अगर ये 5 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं तो जनाब पब्लिक लिस्टेड का यूनिट ट्रस्ट और लिस्टेड कंपनी को मजीद हम एक बार इस तरह से देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी अंग्रेजी पढ़ाने लगा हूँ, बेस बन गई, कॉन्सेप्ट बन गया। एक बार इस कॉन्सेप्ट को अल्फाज का लिबास चाहिए, वो लिबास इन अंग्रेजी के लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, वो पढ़ाने लगा हूँ। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स, 50% से कम ना हो, यानी 50% या उससे ज्यादा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ शेयर हो। यस और नो? 50% या उससे ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट के पास शेयर हो। यस और नो? तीसरी बात यहां पर है, मैंने अलग पॉइंट बनाया, इसने इसके अंदर लिख दिया, 50% या उससे ज्यादा फॉरेन कंपनी के पास शेयर हो जो कि ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। यस और नो? चौथी बात, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो और रिमेन लिस्टेड ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। सर जी समझ आ रही है? वो पब्लिक कंपनी होगी। और यूनिट ट्रस्ट क्या है? जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू। और प्राइवेट कंपनी क्या है? जो पब्लिक ना हो वो। एक बार यूनिट ट्रस्ट बताऊं फिर ये एक्सरसाइज कराता हूं। यूनिट ट्रस्ट मींस ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट यानी बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। मालिकाना हकूक जो हैं वो यूनिट्स की सूरत में होते हैं। कंपनी में किस सूरत में होते हैं? तो यूनिट ट्रस्ट में किस सूरत में होते हैं? यूनिट्स की सूरत में। मालिकाना हकूक जो हैं वो यूनिट्स की सूरत में तकसीम किए होते हैं, सच दैट द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द बेनिफिशरीज, such that the entitlement of the beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held. ठीक हो गया? जिसके पास जितने यूनिट्स हैं वो हकदार है उतने ही प्रॉफिट का और उतने ही कैपिटल का। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? हो गई बात? आ जाओ। ट्रस्ट की डेफिनेशन रहती है? जी बिल्कुल रहती है। मैं एक बार आपको ये करा दूं फिर उसकी तरफ चलते हैं। मैंने अभी चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी तो मेरा वो मकसद जो है कि साथ के साथ करें वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार प्लीज़ आप पब्लिक कंपनी अच्छे से पढ़ लें जल्दी से ज़रा। हमारे साथ टीए मौजूद है यहाँ पर, आपने पढ़ लिया? लो सर ये एक एक्टिविटी है छोटा सा। ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर और नॉट you consider the below mentioned company to be a public company for the tax purpose. BBL is a company incorporated under the Companies Act 2017 and is not listed on any stock exchange.
कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2017 के कंपनीज एक्ट के मुताबिक, लिस्टेड नहीं है। 59% ऑफ द शेयर्स इन BPL आर हेल्ड बाय BBC लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन UK। यूनाइटेड किंगडम होल्ड्स 97% ऑफ द शेयर्स इन BBC। पहली बात है, वो कोई एक शर्त भी पूरी हो जाती ना, हम इसको पब्लिक कंपनी मान लेते। ये लिस्टेड होती, हमने कहना था पब्लिक कंपनी है। ये 59% शेयर एक फॉरेन कंपनी के पास है जिसके 9, अगर ये 100% होता, यार बात साथ चल रहे हो ना सर, ये 97% है सर। ये अगर 100% होता तो हमें ये बात ना करनी पड़ती। ये 97% है, 100% नहीं। सर जी इसका जवाब तो हो गया। XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 whose shares were traded on the Pakistan Stock Exchange from 1 अगस्त 2022 से 29 जून 2023, on which date the company delisted। बात खत्म हो गई यहाँ पर। सर जी हमारे साथ वो चले गए। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। सर जी 29 साल के आखिरी दिन वो लिस्टेड नहीं, तो ये पब्लिक कंपनी नहीं हो। सर जी तीसरा पॉइंट देखना, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ NWFP, provincial government of NWFP holds 50% of the shares in ABC Limited, a public company under the Companies Act 2017. ABC Limited is not a listed company on the stock exchange in Pakistan. 50% लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन 50% शेयर्स किसके पास हैं? तो फिर क्या ये पब्लिक कंपनी होगी? BRR is a public company under the Companies Act। 41% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। सर जागीले हैं। 41% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के, 41%, 50% सऊदी अरेबिया के पास है। 50% जब मैंने पढ़ा है ना तो मैं गाल बन गई। ऐसा ही है ना, 50% शेयर सऊदी गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी पब्लिक कंपनी। लो सर E5 का पार्ट बी अभी नहीं करना, ये बाद में करना है। E5 का पार्ट बी, ये रेजिडेंट पर्सन के बारे में ये बाद में करेंगे। अलबत्ता पार्ट ए मैंने आपको करवा दिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद जब आपको पढ़ने का टाइम दूंगा तब पी लूंगा। सर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 5 बातें हैं। बात नंबर 1, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। भैया लफ्ज पर्सन से मुराद एक बंदा नहीं है, 7 है, आपने आज पढ़ ली है। अब जब वो कह रहे हैं ना पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इसका मतलब है पर्सन नहीं होगा, बाकी 6 में से कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल नहीं होगा, बाकी 6 में से कोई भी हो सकता है। सर दूसरे नंबर पे मकसद, किस मकसद के लिए बना है? मदरसा भी हो सकता है, तालीमी इदारा भी हो सकता है, चैरिटी के लिए कोई यतीम खाना भी हो सकता है, वेलफेयर के लिए कोई लंगर खाना भी हो सकता है, कोई लोग अपने तौर पे रोड भी बनाने का प्लान कर लेते हैं, डेवलपमेंट का मकसद भी हो सकता है, एमेच्योर स्पोर्ट की प्रमोशन का मकसद भी हो सकता है। ICAP भी नॉन प्रॉफिट है, यस ICAP भी नॉन प्रॉफिट है। रिलीजियस, एजुकेशनल,
आपको लग रहा है बहुत पैसे कमाते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में, आई एम वेरी श्योर, इस वक्त पाकिस्तान में इतने कम पैसों में इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री नहीं मिल रही। आप किसी बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना ज़मीन बोस यूनिवर्सिटी, जिसका पढ़ा ना पढ़ा बराबर है, एक बार उसकी फी भी पता करें। और यहाँ पर जितनी ज़्यादा सर्विस दी जा रही है और जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, आपने जो FR1 में अकाउंटिंग पढ़ी है, जो BCom पास है, उसके साथ बैठ जाएं, आपको अकाउंटिंग ज़्यादा आती होगी। शाबाश, आपने मेरी बात को बढ़ा दिया। रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, डेवलपमेंट, प्रमोशन। सर जी एमेच्योर स्पोर्ट क्या है पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा? सारे एमेच्योर। क्रिकेट जो है, क्रिकेट की जो लीग पाकिस्तान में होगी, उस पर जो एक प्लेयर एक पैसे लेता है, शायद हॉकी टीम पूरी उतने पैसे ना लेती हो इंटरनेशनल खेल के। सर समझ आ रही है? बहरहाल ये ऐसे ही है। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर, सर जी एक बात ही, पर्सन कौन होगा? अदर देन इंडिविजुअल। दूसरी बात ही, मकसद क्या होगा? तीसरी बात थी, ये वाला इदारा बनेगा और रजिस्टर होगा किसी कानून के तहत, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कानून हो। चौथी बात, अप्रूव्ड बाय द, सर जी अभी तक टैक्स वाला तो आया ही नहीं दरमियान में। टैक्स वाला तो अब आया है, जब आपने इदारा बना के टैक्स वाले को कहा कि हमें अप्रूव कर दो। अप्रूव किसने करना है? कमिश्नर ने। कमिश्नर को दरखास्त देनी कि तुम अप्रूव कर दो। 4 बातें हो गई। पांचवी और आखिरी बात, none of the assets are available for private, सर प्राइवेट बेनिफिट के लिए अवेलेबल ना हो। सर जी 5 बातें मेरे साथ दोहराएं, फिर इसके बाद इसको याद करें। 2-3 अटेम्प्ट्स पहले ही सवाल आ चुका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। दूसरा मकसद, रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ एमेच्योर। दूसरा काम ये, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा काम ये, अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। चौथा काम ये, नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट। जल्दी से याद कर लें इसको, हो गया आप भूल जाएं सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। स्मॉल कंपनी नहीं, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? स्मॉल कंपनी नहीं है सर, स्मॉल कंपनी उसने निकाल दिया है। हमारे पास पढ़ाते थे लेकिन अब उसने निकाल दिया, तो हमने कहा चलो आपकी भी जान छूटेगी। अच्छा जरा देखना, टैक्स पेयर कौन है? हर वो बंदा जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, वो टैक्स पेयर है। हर वो बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है एक ऐसे पर्सन का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसकी उम्र 20 साल है, वो रिप्रेजेंटेटिव है अपने दादा की इनकम का, तो जनाब अगर वो नुमाइंदा है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे भी टैक्स पेयर समझा जाएगा। या एक बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है और वो फ्रेंच कंपनी में काम कर रहा है और पाकिस्तान में फ्रेंच कंपनी का नुमाइंदा है और फ्रेंच कंपनी की इनकम टैक्सेबल है, तो वो ये बात कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन who derives an amount chargeable to is required to deduct or collect tax under the ordinance. Required to deduct or collect tax under the ordinance. Is required to furnish a return of income
और पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स, जिसके लिए रिटर्न यार डिडक्ट और कलेक्ट तो मैं अब आपको पढ़ा चुका हूं ना सर जी। 4 बातें जल्दी से इसको देख लें। कोई बात नहीं, इस तरह रहे, भूल ना जाए भैया। लो सर, ट्रस्ट की डेफिनेशन कहाँ चलेगी? ये है सर ट्रस्ट की डेफिनेशन। सर ट्रस्ट पे एक पूरा कानून है, एक्ट है ट्रस्ट एक्ट। वो हमारे सिलेबस और स्कोप में नहीं है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बस इतना बताऊंगा जितना आपको याद करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है। और एक मिसाल पिच करता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उस एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए आपने इसको क्रैम करना है बस। ट्रस्ट को समझने के लिए ये बात समझें, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। एक ऑनर ऑफ द ट्रस्ट जो पैसा लगाता है, एक ट्रस्टी जो उस इदारे को चलाता है, और एक बेनिफिशियरी जिसके फायदे के लिए ये वाला इदारा बनाया जाता है। पैकेजेस ग्रुप वालों ने नाबीना अफराद के लिए एक स्कूल बनाया है जिसको चलाने की जिम्मेदारी एक मेजर साहब को दी। जो ऑनर ऑफ द ट्रस्ट कौन हुआ? पैकेजेस जिन्होंने पैसा लगाया है। ट्रस्टी कौन हुआ? मेजर। बेनिफिशियरी कौन हुआ? सर जो ब्लाइंड है, अब सुनना। ट्रस्ट बुनियादी तौर पे एक ऑब्लिगेशन जो अटैच्ड है, नेक्स्ट यानी अटैच्ड। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन and attached to the ownership of property arising out of confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner and include a unit trust। सर ट्रस्ट का ताल्लुक, ट्रस्ट जो है वो एक ऑब्लिगेशन है जो जुड़ी हुई है, जो कनेक्टेड है, जो अटैच्ड है ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी से। इसमें बुनियादी तौर पे किया यह जाता है कि एक पार्टी एतमाद करती है दूसरे पर, जिस तरह पैकेजेस वालों ने एतमाद किया है मेजर साहब पर। तो भाई अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, पैकेजेस वालों ने एतमाद किया है मेजर साहब पर कि वो ये इदारा चलाएं। कॉन्फिडेंस रिपोज एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, या डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, किसके फायदे के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। असल में ये अनदर से मुराद बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी के फायदे के लिए। या अगर पैकेजेस वालों की फैमिली में खुद भी कोई ना पीना है तो वो भी फायदा ले लेगा, यानी उसके खुद के फायदे के लिए भी हो सकता है और बेनिफिशियरी के फायदे के लिए भी हो सकता है, और इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। तो भैया डेफिनेशन को अगर हम कोर पे जाएं तो इसमें बहुत सी बातें हैं, बस एक स्टोरी है ताकि आप इसको याद कर लें। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी annexed या attached to the ownership of the property reposed in and accepted by the owner, या declared and accepted by the owner, किसके फायदे के लिए? for the benefit of another or another and the owner। और इसमें क्या शामिल है? यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। जल्दी से एक बार फिर इसको पढ़ लें।
हाँ, एक बार यहाँ सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए या बेनिफिशियरी के लिए और ओनर दोनों के लिए, दो बातें अलग हैं। करना एतमाद, उस पर कॉन्फिडेंस रिपोज करना ही नहीं, उस पर एतमाद करना। ऑनर ऑफ द ट्रस्ट कर रहा है ट्रस्टी के ऊपर। ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो है ओनर को बेनिफिट मिल सकती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। सर दोनों केसेस में असल मकसद तो एक ही है कि लोगों को फ़ायदा मिले। अगर क्या कहते हैं खुद ओनर भी उससे फ़ायदा उठा रहा है तो ओनर बाज़ औक़ात ना जो यूनिट ट्रस्ट होता है उसमें ये प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग इदारा बन जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट कमा के जो इदारा है वो नहीं रखता बल्कि वो तकसीम कर देता है उसके ओनर्स में। तो यही इसकी असल ट्रस्ट की डेफिनेशन है कि इट इज़ नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट। फ़ायदा देने के लिए इदारा बनाया, फ़ायदा रखने के लिए नहीं बनाया। वो जो प्रॉफिट कमाए वो उन यूनिट होल्डर्स को ही तकसीम कर दे, खुद कंपनी ना, खुद इदारा यूनिट ट्रस्ट ना रखे अपने पास। ठीक है सर, ये असल बात। सर जी ट्रस्ट भी आ गया, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं सर जी? चलूं आगे? जी भाई बताइएगा। ट्रस्ट इज ऑब्लिगेशन अनेक्स्ट टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। किसने एतमाद किया है? ओनर ऑफ द ट्रस्ट ने। किस पर किया है? ट्रस्टी पे। रिपोर्ट इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर या डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ओनर ने एतमाद किया है किसके फायदे के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर। ये एन अदर असल में बेनिफिशियरी है, तो बेनिफिशियरी के फायदे के लिए ओनर ने एतमाद किया है ट्रस्टी के ऊपर, और इससे ओनर खुद भी फायदा उठा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर और ओनर और एन अदर। ठीक हो गया? इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। स्टोरी है, इसको याद रखने की बस। यूनिट ट्रस्ट में यूनिट्स होते हैं जो ट्रस्ट में नहीं होते, सिर्फ ट्रस्ट में नहीं होते। सर मैंने आपको डेफिनेशन सारी करा दी। डेफिनेशन अब सिर्फ ये आईटी वाली रह गई मेरा ख्याल है। जी 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 मेरे जहन में आ गया, ये सिर्फ यही पार्ट रह गया। सर मेरे डेफिनेशन के भी दो हिस्से हैं। मैं पहले आपको, हमारे पास अच्छा टाइम है, ये वाला एरिया कराता हूँ। जरा देखिएगा, अगला एरिया जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रेजिडेंट पर्सन। अब तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं? अब तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं? टैक्स की क्या बातें हैं वो बताइए। दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स में क्या शामिल है? इनकम टैक्स क्या होता है ये पढ़ाया है। टैक्स ईयर क्या होता है ये पढ़ाया है। टोटल इनकम क्या होती है ये पढ़ाया है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है ये पढ़ाया है। टैक्सेबल इनकम क्या होती है ये पढ़ाया है। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे बनाते हैं ये पढ़ाया है, और कुछ बुनियादी डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। भाई इतना ही पढ़ाया है ना? इतना आपको समझ आ गया ये सारा पढ़ने से कि यार टैक्स जितना पढ़ाता जा रहा हूं बस उतना पढ़ते जाए, उतना ही रेफर करूंगा।
थोड़ा सा मुझे, हाँ अब ज़रा देखिए, दुनिया में इनकम दो तरह की है भाई। दुनिया में सिर्फ दो ही जगह हैं, याद रखना, एक पाकिस्तान और एक फॉरेन। और दुनिया में दो ही तरह की इनकम है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स इनकम। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो पाकिस्तान के रिहायशी हैं और एक जो पाकिस्तान के रिहायशी। अब जरा एक बात देखना, रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी। जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है उसका बनता है कि वो दुनिया से जहां से भी पैसा कमाए वो पाकिस्तान में टैक्स अदा करे, चूंकि वो पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान की सारी सहूलियात से फायदा उठा रहा है। यस और नो? तो जो रेजिडेंट पर्सन है ना, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान। जबकि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, जो पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन वो पैसा पाकिस्तान से कमाता है, तो इस पे तो टैक्स लगेगा। यानी वो बंदा जो पाकिस्तान का रिहायशी है, वो पैसा जहां से भी कमाए वो पाकिस्तान में टैक्स देगा, और जो पैसा पाकिस्तान से कमा रहा है वो रहे जहां भी टैक्स पाकिस्तान में देगा। मैंने दो जुमले कहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान में रहता है, रिहायशी है, वो कमाए जहां से भी टैक्स पाकिस्तान में देगा, और जो बंदा पाकिस्तान से कमाता है वो रहे जहां भी टैक्स पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, और रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, चाहे पाकिस्तान हो या फॉरेन। क्या मेरी ये दो बातें समझ गए? अब तीसरा जुमला समझो। वो बंदा जो रह भी पाकिस्तान में नहीं रहा और पैसा भी पाकिस्तान में नहीं कमा रहा, वो किस चीज का टैक्स थे? ओदा की कसूर है? सर जी मेरी बात समझ आई है? वो बंदा जो पाकिस्तान में रिहायशी भी नहीं है और पैसा भी बाहर से कमा रहा है, इस बंदे की इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स। सर मैंने आपको तीन बातें आहिस्ता आहिस्ता कही हैं, तीनों बातें दोहराकर एक कंक्लूजन दूंगा। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल सारी डिस्कशन हो रही है अभी इस वक्त। हर वो बंदा जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो अपनी इनकम पे टैक्स देगा, चाहे पाकिस्तान में कमाए या फॉरेन में कमाए। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? दूसरी बात समझें, हर वो बंदा जो पैसा पाकिस्तान से कमा रहा है, रहता जहां भी है, उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। यस और नो? यार हाँ ना दे करो, आपकी मेहरबानी है। तीसरी बात, हर वो बंदा जो पाकिस्तान में रह भी नहीं रहा, पाकिस्तान से कमा भी नहीं रहा, तो वो अपनी इनकम पे टैक्स पाकिस्तान में एक नतीजे तक पहुंच गए। वो बंदा जो पाकिस्तान में रहता भी नहीं है और पाकिस्तान से कमाता भी नहीं है, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। उसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। यार बात समझ आ गई? ये एक नतीजा है, ये आपके ज़हन में बैठ जाए तो इसका मतलब है वो तीन लाइनें आपको समझ आ गई। अब देखना, अगर एक बंदा रेजिडेंट है
तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स इनकम भी। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान। यानी ये कहा जाए, सर जुमला पता क्या बोला जाता है, रेजिडेंट बंदे की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है, जबकि नॉन रेजिडेंट बंदे की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। यार मेरी बात पिक कर गए हो? ये एक पैक्ट जुमला है जो लिखा जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, लेकिन मैंने उसका एक्सरे कर दिया पूरा, एक एक पहलू उसका आपके साथ डिस्कस कर दिया। सर अब जरा इसको देखते हैं। रेजिडेंट टैक्स पेयर से मुराद है रेजिडेंट पर्सन। ये रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट एओपी भी हो सकता है, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट एओपी भी हो सकता है, और रेजिडेंट। सर रेजिडेंट स्टेटस पता क्यों करा रहे हैं? सर असल में रेजिडेंट स्टेटस पता कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भैया इस पर टैक्स किस तरह लगाना है। अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे टैक्स लेगा, और अगर एक बंदा रेजिडेंट नहीं होगा तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लेगा, फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स। वो कहता है हम ये पता क्यों कराते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी एज अ रेजिडेंट इज टैक्सेबल in respect of its worldwide income, whereas a non-resident is taxable only in respect of its Pakistan source income। सर जी वो कहता है कि रेजिडेंट पर्सन का स्टेटस पता करना है, ये नेसेसरी इसलिए है कि रेजिडेंट पर्सन जो भी इनकम कमाए वो टैक्सेबल होती है वर्ल्ड वाइड, और जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होती है जो पाकिस्तान सोर्स। क्या सर ये बात क्लियर हो गई? आप जरा आगे चलते हैं। कौन सा पर्सन रेजिडेंट होगा? वो कहते हैं अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट एओपी हो, तो उसे रेजिडेंट पर्सन समझा जाएगा। सर जी मैं बार बार कहता हूँ, आप में से कोई बच्चा भी पर्सन की डेफिनेशन को ना समझा हो सही तरह तो वो बौखला जाएगा कि यार हो की रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पर्सन से मुराद साथ लोग। तो इसीलिए वो कहता है पर्सन, कोई भी पर्सन रेजिडेंट होगा, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल भी रेजिडेंट हो सकता है, रेजिडेंट कंपनी भी, रेजिडेंट एओपी भी, और फेडरल गवर्नमेंट भी। सर जी आपका शनाख्ती कार्ड और आपका सिटीजनशिप ये परमानेंट फीचर है, आपका परमानेंट फीचर है। आपका शनाख्ती कार्ड परमानेंट है, लेकिन स्टेटस जो होता है ये टेम्पररी होता है। और मैं इसको समझाने के लिए अक्सर कहता हूँ कि आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में जब अपना प्रोफाइल में अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो जज्बात रखते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है, तो जो वो लिख देते हैं वो परमानेंट होता है, उन्हें हर रोज़ उसको चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन जो स्टेटस लगाते हैं वो सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। तो स्टेटस जो है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है, स्टेटस टेम्पररी होता है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सिटीजनशिप परमानेंट होती है, स्टेटस रेजिडेंट होता है, हर साल देखना पड़ता है। यही वजह है
वो कहता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये स्टेटस है। हर साल देखना पड़ेगा कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। क्या पता एक बंदा 2018 में रेजिडेंट हो और 2019 में रेजिडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगला मरहला आ गया और वो ये है, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि कोई बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। अब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करने लगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करने लगे। इसको कैसे देखेंगे सर जी? इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हर सरकारी मुलाजिम रेजिडेंट होगा, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान में नहीं। अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है तो वो रेजिडेंट होगा। अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो फिर स्टेप 2 देखना पड़ेगा। स्टेप 2 कहता है क्या उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है? क्या उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है? इफ द आंसर इज यस तो वो रेजिडेंट होगा। इफ द आंसर इज नो तो फिर देखा जाएगा स्टेप 3, क्या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट तो नहीं है, उसका किसी दूसरे कंट्री में स्टे 182 डेज से ज्यादा तो नहीं है। अगर इन तीनों का आंसर है यस तो वो रेजिडेंट है। अगर इसका आंसर है नो तो वो नॉन रेजिडेंट। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? ये जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है इसको अपने जहन में बिठाना असल आर्ट है। मेरे बस मतलब आप एक छोटी सी एक्टिविटी ये कर लीजिए कि इसको अपने पास पेन से ड्रॉ कर ले नोटबुक में। दिमाग खोल के ड्रॉ करना है, सिर्फ लकीरें कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपके दिमाग में फ्लो बनना चाहिए। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, तरतीब से बनाना है सर। एक बार रिकैप देने लगा हूं। अब जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया है, ऑनलाइन वालों आपने पॉज करके ड्रॉ करना था। मैं यहां पे वीडियो इसलिए रुकवा देता हूं कि अनड्यू लेंथ ना वीडियो की बढ़ जाए, वरना 5-5 मिनट 7-7 मिनट की वीडियो बिल्कुल स्टिल आ रही होगी, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। जहां पर मैं लेके चल रहा हूं क्लास को, आप लोगों ने भी वहां पर उसको पॉज करके वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं या लेटे में हैं तो जाहिर नहीं कर सकेंगे, वो आपकी भी मजबूरी है। लो सर, स्टेप 1 क्या देखना है, सरकारी मुलाजिम है रेजिडेंट। स्टेप 2 अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है, फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा है रेजिडेंट। अगर फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा भी नहीं है तो स्टेप 3 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट भी ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा भी ना हो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हो, तो फिर वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। अदरवाइज सर जी यही बात थी सर जी। अब जब आपने ये स्केच बना लिया, अब ये अंग्रेजी पढ़ें
ये आपको बड़ी ज़बरदस्त समझ आनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई या ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड is present in Pakistan for a period of 183 days। और उधर तो 182 बताया है, उधर मोर देन 182 है। एक ही गल है यार, उधर मोर देन 182 है, इधर 183 और मोर कर दिया। और किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे अगर 182 डेज से ज़्यादा नहीं है और वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो भी वो क्या होगा, रेजिडेंट। अच्छा जी, अमेंडमेंट किस मकसद के लिए थी? इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको पढ़ना है पढ़े, नहीं तो लाइन लगा के इससे जान छुड़ाएं। मैं बहुत फोकस्ड हूँ इस क्लास में, जो एडिशनल थोड़ी सी भी बात आती तो मेरा दिल चाहता कि मैं वो बोझ, ये 4 लाइनें ही हैं लेकिन यार नहीं आना इसने पेपर में, इसलिए मैं ना बता रहा हूँ ना इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम वेरी फोकस्ड के टू द पॉइंट बात हो, जिसने पेपर में नहीं आना वो फारग है। सर जी, इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द स्टे एट द सेम टाइम और द स्टे शुड बी कॉन्टिन्यूस। सर ज़रूरी नहीं है कि 183 डेज आप इकट्ठे ही पाकिस्तान में रहे हो, ज़रूरी नहीं। ये भी हो सकता है 2 माह पाकिस्तान में रहे, फिर 2 माह इंग्लैंड चले गए, फिर 2 माह पाकिस्तान रहे, फिर 2 माह अमेरिका चले गए, फिर 4 माह पाकिस्तान रहे, फिर 1 माह के लिए सऊदीया चले गए उम्रे के लिए, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका हुआ थे ना। अब ठीक है सर, मकसद बात करने की इस तरह से, अगर आपका इन एग्रीगेट टोटल पाकिस्तान में जो स्टे है वो 183 डेज से ज़्यादा है तो आप रेजिडेंट होंगे। स्टे का कॉन्टिन्यूस होना भी ज़रूरी नहीं है, किसी एक जगह पे ही रुकना भी ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान पूरा है, जहां मर्जी घूमे फिरें। एक चीज़ है यार, जब इतनी बहस डेज की हुई है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि डेज के हवाले से रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन एज रेजिडेंट इंडिविजुअल आर एज फॉलोज। अब हर दिन अहम हो गया, क्योंकि आप सोचो ना, जो बंदा बाहर के मुल्क में 100 करोड़ रुपया कमा रहा है, वो एक दिन पाकिस्तान में इजाफी रह गया या एक दिन बाहर रह गया, उससे उसको फर्क पड़ेगा, यस और नो? तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 180 ये जो दिन काउंट करने हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने के लिए, उसके हवाले से क्या रूल्स हैं? एक फुल फ्लेज रूल सेट है जो टैक्स वालों ने बताया है, जिसमें उसने बताया है जिस दिन आप पाकिस्तान में इन हुए वो वाला दिन काउंट होगा, जिस दिन आप पाकिस्तान से गए वो वाला दिन भी काउंट होगा, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, हड़ताल हो गई, वो वाला दिन भी काउंट होगा, आप पाकिस्तान में मौजूद थे, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, वो वाला दिन भी काउंट होगा, पाकिस्तान में थे, नौकरी पे नहीं गए, बीमार हो गए, वो वाला दिन भी काउंट होगा, पब्लिक हॉलीडेज थी, 14 अगस्त आ गई, वो वाला दिन भी काउंट होगा। सारे दिन काउंट होंगे जो आपने पाकिस्तान में गुजारे, सिवाय एक दिन के, और वो क्या है? जो इन ट्रांजिट था, सिवाय एक दिन के, जो क्या है? इन ट्रांजिट। सर जी, ये इन ट्रांजिट का क्या सीन है, जरा समझना। सर जी, एक बंदा लाहौर था, लाहौर से उड़ा, कराची गया, कराची में स्टे किया, यूके चला गया। ये जो कराची में स्टे किया है ना, ये इन ट्रांजिट है। अब कॉन्सेप्ट लेना, शारजा से उड़ा, लाहौर आया, लाहौर से यूके चला गया। सर जी, लाहौर में जो इसका स्टे है उसे कहा जाएगा इन ट्रांजिट। अब एक बात को समझिए, इन ट्रांजिट वाला दिन शामिल नहीं होता रेजिडेंशियल पर्सन की डे की कैलकुलेशन में। मैं
पाकिस्तान से सऊदीया गया हूँ वाया कतर फ्लाइट थी, कतर में 6 घंटे स्टे किया, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। पहले यहाँ से जहाज़ फ्लाई किया, कतर उतरा, कतर में एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे, वह मैकडोनल्ड खाया, 2-4 घंटे बैठे हैं, तो वो लेके गए हुए थे अपना चाय का सामान, चाय बनाई है, मैकडोनल्ड्स दी है, कुछ देर बैठे हैं, गप लगाई है, इतनी देर में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, फिर जहाज़ पे बैठे हैं, जद्दा जाके उतरे। अब ये जो 6 घंटे मैं कतर रुका हूँ, क्या ये वाला दिन कतर वाले काउंट करेंगे एज देयर स्टे? नहीं काउंट करेंगे। ये होता है इन ट्रांजिट। अब सवाल आपसे ये है कि एक बंदे ने कनाडा से इंडिया जाना था, दरमियान में लाहौर आया, इन ट्रांजिट 6 घंटे के लिए, क्या वो वाला दिन काउंट होगा? यहां तक आप आ गए हो मेरे साथ? एक बंदा लाहौर से यूके जाना था, दरमियान में चंद घंटे कराची रुकना पड़ा है, तो जो कराची रुका है क्या वो वाला दिन काउंट होंगे? फिर सवाल, भैया लाहौर से यूके जाना था, कराची में इन ट्रांजिट स्टे किया है, क्या कराची में जो दिन स्टे किया है वो काउंट होगा या नहीं? मैं एक जुमला आपको पढ़वाता हूं, एक जुमला आप पढ़ें, उसके बाद फैसला आपने खुद करना। सबसे आखिरी जुमला, बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, वो काउंट नहीं होगा। सर जी लाहौर से कराची तो इनसाइड पाकिस्तान ही है, तो जिस दिन लाहौर, जिस दिन आप निकले कराची से, वो वाला दिन काउंट होगा। वो आप इन ट्रांजिट था ही नहीं। इन ट्रांजिट तो वो होता है जो 2 मुल्क अलग-अलग के दरमियान आप रुके। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने कहा सारे दिन काउंट होने हैं, इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होना। लेकिन अगर विद इन पाकिस्तान आपने इन ट्रांजिट किया है तो वो वाला दिन काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। सर जी क्या आप मेरी बात पिक कर गए हैं? ये सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए और समझा दिए। अब जल्दी से बच्चों एक बार ये सारा पढ़ लो, बड़ी तसल्ली से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं। अब आगे चलते हैं। सर जी रेजिडेंशियल स्टेटस वाली सारी बातें मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाई पढ़ाई। अब मैं क्या इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा दूं? चले भाई। अच्छा जी कुछ भी नहीं होगा, वो भी नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा ना, नॉन रेजिडेंट। देखें इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आंसर ये है, नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो बहरहाल टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। उस बंदे के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं उस पर तो इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सऊदीया में और मुल्कों में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। जो भी हो लो सर। सर जी डिटर्मिन, सर जी प्रैक्टिस कराने लगा हूं, सवाल आपको कराऊंगा, डिस्कस करूंगा और ये आपने बड़ी ध्यान से करने हैं। डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and the stated rule of the following person for the tax year June 30, 2023. Mr. Mubin came to Pakistan for the first time as a special assignment from his company
on April 1, 2023 and left the country on 30 सितंबर 2023। आप ये बताइए क्या टैक्स ईयर 2023 के हवाले से ये रेजिडेंट है या नहीं? स्टेप नंबर 1, क्या ये सरकारी मुलाजिम है? जब ये देखा कि सरकारी मुलाजिम नहीं है तो फिर डेज काउंट करेंगे। पहले डेज नहीं काउंट करने, क्योंकि अगर सरकारी मुलाजिम है तो फिर डेज से फर्क ही नहीं पड़ना। सर जी दूसरे नंबर पे क्या देखना है? फिजिकल स्टे। सर फिजिकल स्टे को देखने के लिए अप्रैल में कितने दिन है? 30, मई में 31, जून में, जुलाई में। सर जी 30 जून पर ईयर एंड हो जाता है, तो ये 91 डेज बन रहे हैं। फिजिकल स्टे लेस देन, फिजिकल स्टे लेस देन 183 डेज है। इस वजह से ये नॉन रेजिडेंट होगा। नीचे एक लाइन लिखनी है। हाँ, अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो तो वो बंदे, उससे क्या समझा जाएगा? ये ना ओपन क्वेश्चन है, पुराने सवाल है ना, ओपन है। अब आपको उम्मीद है पेपर में जो सवाल आएगा उसमें कोई ऐसी बात गिवन होगी जिससे आपकी तीसरी शर्त भी एड्रेस हो रही हो। लेकिन अगर पेपर में भी ऐसा ही आ जाए तो आप ऐसे ही करेंगे। जी भाई, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है तो क्या पाकिस्तान का सिटीजन है या नहीं? आप कह रहे हैं इसका मतलब है पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होगा। मैंने भी यही कहा कि अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन हो तो ही है, अगर पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है। मिस्टर मुबीन था तो उसके हवाले से अगर हम ये कह दें कि जनाब ये चूँकि पाकिस्तान में पहली बार आया और हम एज्यूम कर दें या हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, यानी असल में ये बात है क्या वो पाकिस्तान में पैदा हुआ और 10 साल का हो गया बाहर गया और फिर पहली बार पाकिस्तान आया है या ज़िंदगी में पहली बार ही पाकिस्तान आया है? तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो सवाल बने हुए हैं ये उस थीम के साथ बने हुए थे जहाँ पर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं थी। मैं इसलिए एक न्यू, आपको ऐन मुमकिन है पेपर में भी ऐसा ही सवाल आ जाए, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप वो वाला जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ इफ लगा के उसको प्लेस कर दें ताकि आप जोन में। जैसे एक बंदा है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, 20 साल की उम्र में पाकिस्तान से बाहर गया है और उसके बाद पहली बार वापस पाकिस्तान आया 35 साल बाद, फॉर एग्जांपल। सर जी समझ आ रही है? तो ये वाली बात है। एक टैक्स ईयर में 183 डेज होते हैं। एक टैक्स ईयर की बात ही हो रही है। मिस्टर मेहरान केम टू पाकिस्तान फ्रॉम इंग्लैंड फॉर अ जॉब ऑन मार्च 1, 2023। left Pakistan on September 30, 2023. He visited north of Pakistan for a period of 90 days during 5 years. सर जी पाकिस्तान आया जॉब, पाकिस्तान से इंग्लैंड गया जॉब के लिए 1 मार्च को पाकिस्तान आया, केम टू पाकिस्तान फ्रॉम इंग्लैंड माशाल्लाह फॉर अ जॉब ऑन मार्च 1, 2023। तो भैया मार्च के कितने दिन, अप्रैल के, मई, जून के, टोटल हो गए 122 डेज। ये सितंबर में वापस गया, वो वाले दिन तो काउंट करना ही नहीं है, ना सरकारी मुलाजिम है ना फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा है, तो ये नॉन रेजिडेंट होगा। अलबत्ता अगर वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो
किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना हो, तो उसे पाकिस्तान का रेजिडेंट समझा जाएगा। तो हमने ओरिजिनल आंसर पहले दे दिया कि वो नॉन रेजिडेंट है, और एहतियातन ये वाली लाइन लिखी है, मिस्टर इरशाद इज अ पाकिस्तानी सिटीजन। अब इसमें डाउट नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीए ये सीएफओ अपॉइंट हो गया था और ही इज लिविंग टू दुबई ऑन नवंबर 30, 2022 फॉर हिज जॉब। वो कहते हैं बस यहां पे बात खत्म हो गई है। जी बताइएगा सर जी, दुबई गया है वो 30 नवंबर 2022 को। इसका मतलब है जुलाई का महीना पाकिस्तान में था, अगस्त भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 31, 30, 31 और 30। जी भाई बताइएगा। 153 डेज हैं फिजिकल। सर जी स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम है। स्टेप नंबर 2 फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा है। स्टेप नंबर 3 अब लिख दें फिजिकल स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो ये नॉन रेजिडेंट है। स्टेप नंबर 3 में अब सिटीजन है या नहीं, इसके साथ इफ नहीं लिखना, एज ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मगर इफ ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री या हिज फिजिकल स्टे इज नॉट मोर देन 182 डेज, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। ये 3 शर्तें हैं। पहली के बारे में आपको कंफर्म है तो उसकी बात करें। बाकी मैं फिर बता रहा हूं, ऐन मुमकिन है कि वो जब आपको सवाल दे तो यहां पर लिखे कि अगले 7 माह वो कहां रहा, दुबई में ही रहा, तो इसका मतलब है दुबई में उसका फिजिकल स्टे कितना हो गया है, 182 डेज से ज्यादा हो गया है। तो भाई इसका मतलब है फिर वो रेजिडेंट तो हो ही, यार मेरी बात समझ आ रही है, ये बात। सी पार्ट ये था। डी डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and the stated rules of the following person for the tax year ended 30 June 2023 under the given circumstances. Mr. Rana, citizen of Pakistan who had travelled abroad in his life, never travelled abroad. चाइना में जॉब मिल गई, कनाडा में, he went to Canada on December 29, 2022 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2023, his company sent him to India on a training workshop. On 30 June 2023, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for the whole day in transit. मिस्टर राणा है, कभी बाहर नहीं गया था, कनाडा पे जॉब मिल गई और चला गया 29 दिसंबर को, यानी जुलाई का महीना पाकिस्तान में रहा। यार जितना अरसा पाकिस्तान में रहा वही काउंट करना ना। जुलाई भी पाकिस्तान में रहा, अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, नवंबर भी, दिसंबर के कितने दिन है, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 31, अक्टूबर के, सितंबर के 30 हैं, अक्टूबर के 31 हैं, नवंबर के 30 हैं। सर जी ये कितना बन रहा है। अब ये जो एक दिन कराची में रहा है इन ट्रांजिट, क्या ये ऐड करेंगे या नहीं, नहीं ऐड करेंगे। इन ट्रांजिट वाला दिन ऐड, अगर ये ऐड कर देते तो ये रेजिडेंट बन जाता। स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम है,
स्टेप नंबर 2 फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान जी कितना है 182 डेज, तो मोर देन 182 डेज नहीं है। तो अगर ये पाकिस्तान, सर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर ये किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है और किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं किया तो ये क्या समझा जाएगा, रेजिडेंट। वैसे हम लिखेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है और इसके बाद ये वाली बात। सब पॉइंट नंबर ई, मिस्टर बाबर अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉज पोस्टेड टू अ पाकिस्तान। सर जी वैसे बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम है, रेजिडेंट। मिस्टर फ्रांसिस द शुगर डीलर इन ब्राजील केम टू पाकिस्तान ऑन 31 जुलाई 2022। During his visit, he stayed at Lahore for 60 days, spent the rest of the days in Karachi, left the country in 31 January 2023. Assume that the commissioner has granted him to use calendar year as special taxi. साजी ध्यान से, कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे अलाउ कर दिया है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है इसका टैक्स ईयर 1 जनवरी 2023 से शुरू होके, 1 जनवरी 2022 से शुरू होके 31 दिसंबर 2022 पर खत्म होगा। अब हम इस पीरियड में उसका फिजिकल स्टे देख लेते हैं। कब आया, जुलाई की 31 को, तो जुलाई में तो हुआ 1 दिन, अगस्त में कितने 31, सितंबर में, नवंबर में, अक्टूबर नहीं आना पहले अक्टूबर में 31 है, नवंबर में 30 है, दिसंबर में 31, जनवरी का महीना शामिल, टोटल करना जरा 154 डेज। सर स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम नहीं है। स्टेप नंबर 2 फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान कितना है, लेस देन 182 डेज है, यहाँ लेस देन 183, तो ये रेजिडेंट नहीं होगा। हाँ अगर ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। अब आप नाम से सोच लें कि फ्रांसिस के बाद ही लगता है, जरूरी नहीं, आपने अपनी प्रोविजन पूरी लिखनी है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। सर जी मेरी बात समझ आ गई। E6 मैंने आपको करवा दिया। E7 आपकी होम असाइनमेंट है। E7 को मार्क कर लीजिए, ये आपकी होम असाइनमेंट है। हमारी आज की आखिरी डिस्कशन, हमारी आज की आखिरी बात है, 2 मिनट की बात है और हम क्लास खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। सब रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी, इसकी डिस्कशन है। हमने क्या बात करनी है, हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल की लंबी चौड़ी डिस्कशन और वो माइंड मैप और फिर पास पे वो क्या नाम है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सारे किए हैं। कंपनी shall be a resident company for a tax year if any of the following conditions are satisfied। सर जी कंपनी रेजिडेंट कब होगी, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के कानून के तहत बनी है तो वो रेजिडेंट होगी। क्या कहा, पाकिस्तान, या अगर कोई कंपनी, सर जी एक सवाल है, इंग्लैंड में एक कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी है तो वो रेजिडेंट होगी।
अगर कोई कंपनी प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी है, प्रोविंशियल और लोकल। तीसरा, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन, कंपनी को कंट्रोल कहां किया जा रहा है, कंपनी के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में है एट एनी टाइम, सारा साल नहीं, साल में कुछ अरसा भी पाकिस्तान में रही, सारे की सारी, तो वो रेजिडेंट कंपनी। सर जी इसमें 3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एक होली और एक एट एनी टाइम। व्हाट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? डिसीजन मेकिंग, हेड ऑफिस, सारे के सारे। एक कंपनी है वो 2 काम करती है, नक्शा भी बनाती है और कंस्ट्रक्शन भी करती है। अगर नक्शा बनाना और कंस्ट्रक्शन करना सारे का सारा पाकिस्तान में रहा है, चाहे थोड़ी देर, चाहे 1 माह क्यों ना रहा हो, तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। दूसरा, यही एओपी में डिस्कशन है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफिस अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली। यहां कंपनी में क्या था, एओपी में क्या है, अगर सर सुनना, अगर एक एओपी नक्शा भी बनाती है और कंस्ट्रक्शन भी करती है, कंस्ट्रक्शन बाहर हो रही है और कंस्ट्रक्शन बाहर कंट्रोल और मैनेज हो रही है, नक्शा पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, तो ये एओपी रेजिडेंट होगी। क्यों जी? पार्टली, आधा काम या पूरा काम अगर पाकिस्तान में हो रहा है एओपी का, साल में किसी टाइम भी, तो वो रेजिडेंट है। जबकि सारे का सारा काम अगर किसी कंपनी का हो रहा हो, पूरा कंट्रोल कंपनी का, तो वो, यार फर्क समझ आ गया है? लो सर, ये हमारे पास रेजिडेंट कंपनी की डिस्कशन थी। एक छोटी सी एग्जांपल इसी के अंदर, ये होम असाइनमेंट मैंने आपको दे दी भी वैसे, ये देखना, E7 का पार्ट डी, BBL इज ए नॉन लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इंडिविजुअल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान है। क्या ये रेजिडेंट होगी? क्योंकि वो कंपनी, सर कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अगर कंपनी बनी है तो वो क्या होगी? सर जी पार्ट बी भी देखिएगा, एंडरसन LLC was incorporated as limited liability company in UK, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान था। 1 नवंबर 2022 के बाद ये पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हुआ है, कुछ अरसा सारे का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में रहा, ये कंपनी क्या होगी? लो सर, आज के लिए इतना ही था, जितना करवाया इसको तैयार करके आना है बस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।